मेरी जान, मैं जल्दी आऊँगा। बस बेटा, ज़िंदगी का कुछ नहीं पता। डैड। एक झटके से वो उठी। अरीन। हाइना जो उस वक्त उसके करीब बैठी थी फ़ौरन से अलर्ट हुई। वो सुबह से उसे ऐसे ही बेहोशी की हालत में देख रही थी। मेरे डैड कहाँ हैं? मुझे मेरे डैड के पास जाना है। वो हिज़यानी कैफियत में बॉडी की तरफ लपकी। अरीन मेरा बच्चा, ऐसे डैड को तकलीफ़ होगी। ईरज ने ढाल से उसे खुद से लगाते बोली, नहीं मॉम, आप जानती हैं मैं नहीं रह सकती डैड के बगैर। मैं मर जाऊंगी मॉम, प्लीज़ आप डैड से कहें वो उठें। मेरा कोई नहीं है मॉम, कोई भी नहीं। हम कैसे यहाँ रहेंगे? रोते रोते एक बार फिर वो गश खा कर गिरी थी। उसी लम्हे उसकी हालत देख रानीन की भी सिसकी उभरी थी। या इजाज़त दें चाची। हाजिम की आवाज़ पर अरीन तड़प कर मुड़ी। नहीं, मैं अपने डैड को कहीं नहीं जाने दूंगी, कहीं भी नहीं। कुर्ब से कहती वो बेख्तियार ऊपर की तरफ भागी। अरीन। हाइना उसके पीछे जाने लगी मगर हाजिम के इशारे से रुक गई। मैं देखता हूँ, उसे कहकर वो अरीन के पीछे गया। ऊपर आते ही वो इकबाल खान के कमरे में जाती कदरे साइड पर बेड से टेक लगाकर छुप सी गई। आया जब तक वो छुपी रहेगी उसके डैड को कोई नहीं ले जाएगा। हाजिम उसके रूम में उसे ढूंढने की बजाय कुछ सोचते हुए फिलहाल इकबाल खान के कमरे में आया, जहां वो कहीं नज़र नहीं आए। इससे पहले कि वो पलटता उसकी नज़र बेड के करीब बैठे किसी लरजते वजूद पर गई। बेसाख्ता अपने कदम उसने उसकी जानिब बढ़ाए। अरीन। उसने बहुत नरमी से पुकारा। अरीन। अब के वो झुककर उसका कंधा हिला गया। उसके हिलाने से वो होश में आती। वो उठकर बेख्तियार उसके सीने से लगती उसे साकित कर गई। प्लीज़ प्लीज़ मेरे डैड को मत ले जाएं प्लीज़। उसके सीने से लगी वो मुस्तकिल अपना सर नफ़ी में हिलाते बोली। हाजिम साकित खड़ा था। जब वो अगले ही लम्हे उससे पीछे होती उसके सामने अपने हाथ जोड़ गई। मेरे डैड को मत ले जाएं प्लीज़। उसकी आवाज़ पर वो होश में आया। एक नज़र उसके जुड़े हाथों को देखकर उसके चेहरे को देखा जो रोने की वजह से सूज सा गया था। आंखों की हालत उसकी तकलीफ चीख चीख कर बता रही थी। उसे उस वक्त उस मासूम सी लड़की पर बेहद तरस आया था। एक नज़र दोबारा उसके जुड़े हाथों को देखा, फिर नरमी से उसके बुखार की शिद्दत से तपते हाथों को नरमी से अपने सर्द हाथों में लिए बोला, देखो अरीन, ये सब गलत बात है। ये सब करके तुम अल्लाह को नाराज़ कर रही हो। क्या तुम चाहती हो कि जब डैड अल्लाह के पास जाएं तो उन्हें तुम्हारी किसी हरकत से दुख पहुंचे? वो उसके पूछने पर नफ़ी में सर हिला गई। फिर क्यों कर रही हो ऐसे? मेरा यकीन करो, तुम्हारे डैड बहुत अच्छी जगह पर जा रहे हैं। उनके लिए रुकावट मत बनो, बल्कि अच्छे बच्चों की तरह उनके लिए आसानी करो। हाजिम मज़ीद नरमी से बोला, मगर मुझे मुझे लग रहा है अगर मेरे डैड को जाने दिया मेरा दिल फट जाएगा। वो हिचकियों समेत बोली कि हाजिम ने अफसोस से उसे देखा। अगर आप अपने डैड के लिए कुछ करोगी तो दिल को भी सुकून आ जाएगा। ट्रस्ट में, उन्हें जाने दो, यही उनके लिए अच्छा है। अब नीचे आ रही हो ना? वो उससे प्यार से पूछने लगा तो वो सर इस बात में हिला गई। 3 दिन बाद इकबाल खान की डेथ को आज तीसरा रोज़ था। इन 3 दिनों में अरीन अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी। उसने अपना कमरा इकबाल खान के साथ वाले कमरे को बना लिया था, जबकि ईरज ज़्यादातर आयमा की तरफ होती थी, जो इकबाल खान के बाद ज़्यादा कमज़ोर और बूढ़ी हो गई थी। ऐसा ही कुछ हाल आलम खान का भी था, मगर वो हाजिम की तवज्जो की वजह से ज़्यादा बीमार नज़र नहीं आते थे। तो क्या सोचा है आपने? वो लोग उस वक्त ड्राइंग रूम में मौजूद थे। मैंने सोचा इस मामले की तह तक जाऊंगा। मुझे चाचू का एक्सीडेंट नॉर्मल नहीं लग रहा। हाजिम पुरसोच अंदाज में बोला। फिर आपको क्या लगता है ये सब कौन करवा सकता है? हमजा ने तजस्सुस से पूछा। यहाँ उन दोनों के सिवा कोई मौजूद नहीं था। वक्त से पहले अपने शक को जाहिर करना बेवकूफ़ी है, हाजिम सर्द लहजे में बोला, जिस पर हमजा भी चुप लगा गया मुंह को। सर, आपसे एक बात पूछनी थी। पूछो। सर, आपने अपने निकाह के बारे में लियाना मैम को आगाह क्यों नहीं किया? वो तो आपके निकाह के लिए सबसे ज़्यादा खुश थी ना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी या मेरी मॉम की वजह से उस मासूम के साथ कुछ गलत हो। न जाने चाचू का क्या प्लान था इस निकाह के पीछे। हाजिम पुरसोच सा बोला। क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे लगता है मैंने जल्दबाजी में अरीन से निकाह का गलत फैसला किया। इससे पहले हमजा उसे कोई जवाब देता, हाइना रूम नॉक कर गई थी। भाई, वो अरीन की तबीयत ठीक नहीं है, आप प्लीज़ डॉक्टर को लेकर जाएं। हाइना के कहने पर वो सर को खम देकर उठा। मैं आऊँ बॉस? नहीं, मैं खुद ले जाऊँगा। उसके कहने के बाद वो तेज़ी से बाहर निकल गया। और ये कहते हैं कि इनसे फैसला गलत हुआ है। हमजा सर झटक कर बोला। तुम जाकर अरीन को ले आओ, मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। ओके भाई। हाइना सर को खम देती रूम की तरफ बढ़ गई अरीन के। कुछ ही देर में वो लोग हॉस्पिटल मौजूद थे। आप इनके क्या लगते हैं? डॉक्टर ने अरीन का तफसीली चेकअप करने के बाद उससे पूछा। उसके सवाल पर दोनों ने बेसाख्ता एक दूसरे को देखा। एक लम्हे को नज़र मिली,
फिर अरीन ने नज़रें झुका ली। कज़न है ये मेरी। दिल टूटा था उसके जवाब पर। इतना तेज़ बुखार नॉर्मल नहीं है मिस्टर हाजिम, डॉक्टर मजीद बोलने लगी। जी दरअसल अरीन के फादर की डेथ हुई है। ये उनसे बहुत अटैच थी। उनकी डेथ के बाद से ये हालत है। अब के हाइना ने तफसीली जवाब दिया। ओ आई सी, तो इसका इलाज भी यही है कि आप इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मसरूफ़ रखें ताकि ये नॉर्मल लाइफ की तरफ लौट सकें। डॉक्टर अब कदरे धीमे लहजे में बोल रही थी, जो कि सिर्फ हाजिम और हाइना को ही सुनाई दिया। बाकी मैं ये मेडिसिन लिख कर दे रही हूँ, आप ये फार्मेसी से ले लें। ओके थैंक्स डॉक्टर, हाजिम मुस्कुराकर कहता बाहर की तरफ बढ़ा। भाई मैं सोच रही हूँ क्यों ना आज हम गोलगप्पे खाते हुए चलें। क्यों अरीन? हाइना सड़क पर गुजरती गोलगप्पे की रेडी को देखती एक्साइटेड सी बोली। नेवर, हाजिम ने सर नफ़ी में हिलाया। प्लीज़ ना भाई, देखें अरीन भी कह रही है। उसके कहने पर हाजिम ने बैक मिरर से अरीन को देखा, जो खामोशी से बाहर की सड़कों को देख रही थी। ठीक है, मगर ज़्यादा नहीं। डन, हाइना चहक कर बोली। हाजिम ने गाड़ी गोलगप्पे की रेडी के पास रोकी। अंदर बैठकर खाओ। नहीं, हम बाहर खड़े होकर खाएंगे। क्यों अरीन? नहीं तुम खाओ, मुझे कुछ नहीं खाना। उसके चेहरे से नकाहत वाज़ेह थी। खा लो यार, यहाँ हमारे मशहूर गोलगप्पे हैं। बीमारी में ऐसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, जबकि मैं ऐसी चीज़ें खाते ठीक हो जाती हूँ। हाइना के चहकने से अरीन उसकी गोलगप्पों की पसंदीदगी को जान गई थी। एक बात सुन लो हाइना, अगर तुम्हारी ये दोस्त गोलगप्पे नहीं खाएगी तो तुम्हें भी नहीं मिलेंगे। उसके कहने पर अरीन ने हाइना का उतरा चेहरा देखा। मैं भी खाऊंगी। उसके जवाब पर हाइना खुशी से गोलगप्पे की प्लेट पकड़कर उसे थमा गई। भाई आप भी खाकर देखें ना, बिला वजह चिढ़ा आपको गोलगप्पों से, हाइना शरारत से कहती। हाजिम के कुछ समझने से पहले उसके मुंह में गोलगप्पा ठूंस गए। उसके खट्टे जायके पर हाजिम के चेहरे के जाविये बदले, जिस पर बेसाख्ता अरीन के चेहरे पर मुस्कुराहट रेंगी थी। देखा भाई, गोलगप्पे खाते ही अरीन मुस्कुराने लगी है। हाँ मैं भी सोच रहा हूँ तुम्हें डॉक्टर की डिग्री की जगह गोलगप्पे का ठेला लगवा दूँ। गाड़ी में बैठो अब। हाजिम ठंडे लहजे में तंज करता गाड़ी में बैठ गया, जबकि अरीन और हाइना दोनों अपनी मुस्कुराहट जब्त करती उसके पीछे आई थी। याद रखना, मेरे बाद तुम्हारा शोहर ही होगा जो तुम्हारी हिफाजत करेगा। उसने बेसाख्ता अपने बाप के अल्फाज सोचते आगे बैठे उस शख्स को देखा, जो आज जाने कितने दिनों बाद उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की वजह बना था। रानीन, मैं तो कहती हूँ हमें एक बार फिर ईरज के पास जाना चाहिए था। शमीम काम में मसरूफ सी अफसोस से बोली, जबकि वो इस वक्त किताब में मुंह दिए उन 3 दिनों को सोच रही थी, जो उसकी ज़िंदगी में सबसे अच्छे दिन साबित हुए। बेसाख्ता उसे कल का मंजर याद आया। अलमान उसके पुकारने पर वो अब्रू उचकाता मुड़ा था। आप मुझसे मुखातिब हैं? अलमान उसके करीब आता शरीर लहजे में बोला था। हाँ, वो एक्चुअली मुझे तुम्हें थैंक्स कहना था उस दिन के लिए। अच्छा, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने जो किया मेरा फ़र्ज़ था, अलमान आम से अंदाज में बोला। तुम्हारा फ़र्ज़ कैसे? रानी ने अब्रू उचकाकर बोला। दिल का मामला है मैडम, आप नहीं समझेंगी। अलमान गंभीर लहजे में कदरे सरगोशी से बोला कि ना चाहते हुए उसकी बात पर रानीन का दिल उछलकर हलक में आया। सुन रही हो? शमीम की आवाज़ पर वो एक झटके से होश में आई। या अल्लाह, ये मुझे क्या हो रहा है? मैं क्यों उस फजूल इंसान को सोच रही हूँ? वैसे फजूल तो नहीं है। उसके दिल से आवाज़ आई, जिस पर वो बेख्तियार झुरझुरी ले गई। रानीन, अब के शमीम पूरी कुव्वत से चीखी थी। जी जी अम्मा, कहाँ गुम रहती हो? कभी माँ की भी मदद कर लिया करो। कल को अगले घर भी जाना है, पता नहीं कैसे लोग मिले आगे। शमीम गुस्से से बोली, क्या पता ऐसे लोगों के मुझे काम की ज़रूरत ही ना पड़े। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैंने कह दिया है रज़िया से कि हमारी बेटी के लिए हमारी हैसियत का ही रिश्ता दिखाए। अपने से ऊंचे लोगों में करके मैं अपनी बेटी को सारी ज़िंदगी के ताने नहीं सुनने के लिए छोड़ देना चाहती। रोटी वही अच्छी जो इज्जत से मिले। ज़रूरी तो नहीं पर हर अमीर लोग बुरे हों। ईरज आंटी भी तो गरूर नहीं करती। ज़रूरी तो नहीं कि सारे अमीर लोग बुरे हों। ईरज आंटी भी तो गरूर नहीं है उनमें। रानी ने जताने वाले अंदाज में कहा। हाँ ये भी है, हर शख्स एक जैसा नहीं होता, लेकिन समझदार इंसान ऐसे मामलों में रिस्क नहीं लेता। अब आओ रोटियां बनाओ, और आज अगर गोल रोटी नहीं बनी तो तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगी मैं। शमीम ने उसे बेलन दिखाकर कहा था। ओफो अम्मा, वैसे ना आप मुझे मेरी सौतेली माँ लगती हैं। रानीन जलकर बोली। हाँ अब तो लगूंगी सौतेली, काम जो कह दिया है मैंने इस निकम्मी औलाद को। उनकी बात पर रानीन बुरा सा मुंह बना गई। गुड इवनिंग डैड, कहाँ थे तुम? अनवर मलिक अबरूज खाकर बोला। बस आपका काम अंजाम दे रहा था। वैसे आपके लिए गुड न्यूज़ है मेरे पास। अलमान उनके सामने सोफे पर बैठे बोला। और वो क्या है?
लिख कर ले लें डैड, कल आपको नोटिस मिलेगा कि जावेद खान जी ने अपना केस वापस ले लिया है और यहीं से हाजिम खान की बर्बादी शुरू होगी। अलमान अपने इरादे उन्हें बताने लगा। देखा मलिक साहब, मैं ना कहती थी कि मेरा बेटा हमें शर्मिंदा नहीं होने देगा। जोहरा अदा से बोली थी। अगर ऐसा है तो हम तुम्हें तुम्हारी फेवरेट चीज़ दिलवाएंगे। अनवर मलिक मुस्कुरा कर बोले, जिस पर अलमान भी कंधे उचकाकर पुरसोच अंदाज में मोबाइल में लग गया। अभी उसने व्हाट्सएप खोली ही थी जब सिकंदर ने रानीन की पिक्चर सेंड की, जो शायद आज सुबह यूनिवर्सिटी की थी। उसे देखते ही उसके तासुरात बदले। मैं आता हूँ डैड, उसने कहकर फ़ोन पर सिकंदर का नंबर डायल किया और बाहर आ गया। तेरी हिम्मत कैसे हुई उसकी पिक्चर लेने की? अलमान गुर्राया। क्या हो गया भाई, मैंने तो तेरे लिए ली है। सिकंदर घबराते हुए बोला। अब कर देना सेंड, अब ये पिक्चर तेरे पास नजर ना आए मुझे। गुस्से से कहता वो कॉल कट गया। वो आज पहली बार सिकंदर से इस तरह बात कर रहा था। न जाने कब वो लड़की उसके लिए इतनी अहम हो गई। गोलगप्पे खाने के बाद हाजिम गाड़ी सब्ज हवेली की तरफ बढ़ा गया। कुछ ही फासला रहता था जब हाजिम का फ़ोन रिंग हुआ। हाँ बोलो हमजा। सर वो आप कहाँ हैं? हमजा की घबराई आवाज़ गूंजी। कि बात क्या है? सर वो खानी की बेटी पर कातलाना हमला हुआ है। हमजा घबरा कर बोला। व्हाट? कहाँ है वो अब? उसकी धाड़ पर अरीन और हाइना ने खौफजदा होकर उसे देखा। आ रहा हूँ मैं, कॉल रख। वो गाड़ी की स्पीड में मज़ीद तेज़ कर गया था। सब खैरियत है ना भाई? हाइना ने अरीन के इशारे पर पूछा। इस वक्त मुझे सिर्फ खामोशी चाहिए। उसी स्पीड से वो अगले 5 मिनट में सब्ज हवेली के सामने थे। जल्दी उतरो, अंदर जाओ। हाजिम के कहने पर वो दोनों चुपचाप गाड़ी से उतरकर अंदर चली गईं तो वो जन से भगा ले गया अपनी गाड़ी। सर यार, इंतज़ार तो कर लिया करें। हमजा अपना सर पीटता दूसरी गाड़ी लिए उसके पीछे निकला था। चले जाओ यहाँ से। हाजिम खान, सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी बेटी इस हाल में है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैंने मना किया था ना तुम्हें? जावेद खानी रोते हुए बोला। देखें खानी साहब, ये सब महज आपको डराने के लिए। मैं चाचू की डेथ की वजह से मसरूफ़ हो गया था, मगर बस करो हाजिम खान, मुझे अब ये केस नहीं लड़ना, समझे तुम? जावेद खानी के अंदाज पर वो बमुश्किल अपना गुस्सा जब्त कर पाया था। सर रिलैक्स, ये जगह मुनासिब नहीं, बाहर मीडिया आपके इंटरव्यू के लिए तैयार खड़ा है। हमजा उसे रिलैक्स करने की कोशिश करने लगा। मुझे अगले 5 मिनट में अलमान मलिक की करंट लोकेशन चाहिए। आई सेड 5 मिनट के अंदर अंदर लोकेशन बताओ मुझे। अब के वो धाड़ा था कि हमजा सर्द सांस खारिज करके रह गया। शाम से रात हो गई मगर उसकी कोई खबर नहीं थी। वो उस वक्त टेरेस पर उसके इंतज़ार में चक्कर काट रही थी। पता नहीं कहाँ होंगे, दोपहर को बहुत गुस्से में निकले। खुद से कहती वो घबरा कर इधर उधर टहल रही थी कि अचानक उसकी गाड़ी के हॉर्न से वो उसकी जानिब मुतवज्जो हुई। टेरेस से झुकने पर उसकी आमद का यकीन हो चुका था। उसकी गाड़ी देखते ही वो अपना मोबाइल उठाकर जल्दी से नीचे आई। सर आप ठीक है ना? लैला ने उसकी बिगड़ी हुई हालत देखकर मुअद्दब अंदाज में पूछा। तुम इस बात का जिक्र किसी से नहीं करना। ओके सर। उसे ऑर्डर देने के बाद वो अपने कमरे की तरफ बढ़ा जब कोई बुरी तरह उससे आकर टकराया। आह मेरा सर। बाकी के अल्फाज मुकाबिल के बिखरे बाल और सुर्ख आंखों और फटे हुए होंठ देखकर उसके मुंह में ही रह गए। खिलाफे तवक्को हाजिम उसे कुछ भी कहे बगैर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। उसके जाते ही अरीन बेसाख्ता अपना दीवार का सहारा लेकर रुकी। कुछ लम्हे ऐसे ही खड़े रहने के बाद वो होश में आई और उसके पीछे भागी। क्या हुआ है आपको? हाजिम जो भी अपने कमरे में दाखिल हुआ था उसकी आमद से पलटा। इस वक्त मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहता, जाकर सो जाओ। उसकी बात मुकम्मल होने से पहले वो उसकी तरफ लपकती उसका कॉलर थाम गई। मैंने आपसे कुछ पूछा है, क्या हुआ है आपको? ये क्या हरकत है? हाजिम कुर्राया। कितनी चोटें लगी हैं आपको? बैठे, मैं इस पर कुछ लगा देती हूँ। वो परेशानी से बोली। इसकी ज़रूरत नहीं, मैं ठीक हूँ, अब तुम मेरे कमरे से जाओ। हाजिम सर्द लहजे में बोला। आपको समझ क्यों नहीं आती कि मैं डैड के बाद आपको नहीं खोना चाहती? आपको कुछ समझ नहीं आती? बुरे हैं आप, मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी अब। वो रोते हुए कहती तेजी से उसके कमरे से निकल गई। अपनी बातों से वो उसे खासा परेशान कर गई थी। मुझे जल्द अज जल्द कोई फैसला लेना होगा, इससे पहले कि बात हाथों से निकल जाए। खुद से कहता वो फ्रेश होने के लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। दूसरी तरफ वो रात के उस पहर अपने कमरे में जाए नमाज बिछाए अपने रब से दुआ गोती। प्लीज़ मेरे अल्लाह, मेरे शोहर की हिफाजत करें। मैं डैड के बाद अब अपने शोहर को नहीं खो सकती। बेशक मेरा निकाह कागजी नहीं है, मगर आपके यहाँ तो हमारा निकाह माना जाता है ना। गवाहों की मौजूदगी में खुद उनके नाम किया है मैंने, आप तो सब जानते हैं। प्लीज़ मुझे डैड के बाद कोई और गम मत दिखाइएगा। ऐसे सजदे में सर दिए रोते रोते उसकी आंख कब लग गई वो जान ही ना सकी। रात गुजरी और एक रोशन दिन का इस्तकबाल हुआ। अरीन उठो। हाइना उसे मुसलसल हलाते हुए जगाने की कोशिश कर रही थी। अरीन देखो भाई, ये आखिरी हरबा था जो उसने आजमाया, और उसका नाम सुनते वो करंट खाकर उठी। कहाँ?
माय गॉड, तुम कितना डरती हो यार भाई से। हाइना उसकी हालत पर हंसती हुई लोटपोट होती हुए बोली, हाँ तो उनके नाम से कौन नहीं डरेगा। बस कर दो, मेरा भाई इतना भी डेंजरस नहीं है। हाइना मस्तूई खफकी से बोली, चलो इतना नहीं है तो सही ना। अरीन शरीर लहजे में कहती वॉशरूम की तरफ भागी कि उसकी बात पर हाइना ने तकिया उछाला जो वॉशरूम के बंद दरवाजे पर लगने की बजाय उसके दरवाजे के साथ लगकर गिर गया। जल्दी आ जाना, आज तुमने और हन्नान ने यूनिवर्सिटी जाना है, मैं उसे भी उठा कर आती हूँ। हाइना उससे कहती हन्नान के रूम की तरफ बढ़ गई थी। कुछ देर बाद वो फ्रेश सी सब्ज ट्राउजर और लॉन्ग शर्ट पर शेफून का दुपट्टा सर पर डाले आईने के सामने आई। हाजिम के नाम से उसकी सुबह तो रंगीन हो ही गई थी, अब बस उसके दीदार की ख्वाहिश रह गई थी। उसे सोचते हुए उसने गौर से अपना अक्स शीशे में देखा। सुर्खो सफ़ेद रंगत, बादामी हेजल आंखें, सुतवा नाक और गुलाबी लब। बज़ाहिर उसे खुद में ऐसी कोई कमी नजर नहीं आई जिसे सोचते हुए हाजिम उस पर एक नज़र तक ना डाले, मगर ये भी हकीकत थी कि वो उसे अब अपने रवैये समेत अच्छा लगता था। यही सब बहुत कुछ सोचकर वो कमरे से निकल कर आई तो उसके रूम के बंद दरवाजे पर नज़र डालती नीचे आ गई, जहाँ उस वक्त सब मुलाजिम रूटीन के कामों में मसरूफ़ थे और घर के सब अफराद शायद अभी तक अपने अपने कमरों में थे। बिला वजह ही उठा दिया मुझे। हाइना ने जल्दी खुद से बुड़बुड़ाती वो इरज और आयमा बेगम के कमरे की तरफ गई। जब उसकी नज़र टीवी लाउंज में चलते टीवी पर गई, ये टीवी किसने ऑन किया?